नमस्कार मित्रों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। उसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन 1837 माइकल फैराडे परफॉर्med the experiment on electric field. He showed that the electric field around a charge can be imagined in terms of presence of lines in force around it. मतलब कि माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक लाइन की तरह है कि मतलब एक लाइन में अगर आप पीछे पीछे जाते जाओगे तो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता जाएगा। और उसने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग जगह पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है। He suggests that the electric field should be assumed to be composed of a very small bunches containing a fixed number of electric lines of force. Such a bunch or a closed area is called tube of flux. इसने वो लाइंस को ट्यूब ऑफ फ्लक्स बोल दिया और इसने बताया कि कोई फोर्स है जो एक लाइन थ्रू या फिर बंचेस लाइन का ज़्यादा लाइंस के थप्पे को वो बंचेस बोलते हैं। वो बंचेस ये को उसने ट्यूब ऑफ फ्लक्स बोल दिया। द टोटल नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लक्स इन एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी भी ट्यूब ऑफ फ्लक्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइंस है। एज अ कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा डीपली समझाने के लिए, सच में कोई लाइंस नहीं होती वहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लक्स लाइंस की फ्लक्स लाइंस क्या होती है? द फ्लक्स लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। यानी कि फिगर में दर्शाया है वैसे पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है और माइनस चार्ज में जाती है। If the negative charge is absent, then the flux line terminated infinity as shown in 3.2.a. While absence of positive charge, electric flux terminated on the negative charge from infinity. This is shown in 3.2.b. यानी कि जब कोई माइनस चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तब प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज में से फ्लक्स लाइंस इन्फिनिटी तक जाती है। और अगर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एब्सेंस है तो इन्फिनिटी से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज में आ रही है। There are more number of lines, crowding of lines if electric field is strong. ये बताना चाहता है कि जितनी ही ज़्यादा लाइंस होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि एक कोई भी सरफेस ले लो, उसमें जितनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। The lines are parallel and never cross each other. लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। The lines are independent of the medium in which charge are placed. कि लाइंस कोई भी मीडियम से इंडिपेंडेंट है, नहीं स्वतंत्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कहाँ रखा गया है। The lines always enter or leave the charge सरफेस नॉर्मली, कि वो चार्ज के अंदर एंटर होती है और बाहर निकलती है नॉर्मली। इफ द चार्ज बॉडी इज अ प्लस माइनस q कूलम, देन टोटल नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिन और टर्मिनेटेड इट इज ऑल्सो q, बट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज नथिंग बट अ फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q कूलम न्यूमेरिकल डी। यानी कि कोई लाइन, कोई भी चार्ज प्लस माइनस q कूलम है
तो उसके अंदर आती और जाती जो फ्लक्स लाइन होगी वो भी क्यू ही होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से दर्शाया गया है। ये साइन जो त्रिशूल जैसा दिख रहा है वो साई है। दिस इज अकॉर्डिंग टू SI यूनिट, हियर Q is large, then flux psi is more surrounding the charge and vice versa. The electric flux is also called a displacement flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स भी बोल सकते हैं। फिर द फ्लक्स स्केलर फील्ड, वो एक स्केलर फील्ड है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, वो हमेशा प्लस से माइनस नहीं जाएगी। लेट अस डिफाइन नाउ वेक्टर फील्ड एसोसिएट विद द फ्लक्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि कोई वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे यहाँ पे। कंसीडर द 2 पॉइंट चार्ज एज शोन इन 3.3.1। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस दिखाए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओरिजिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज आर शोन इन फ्रॉम ऑफ ट्यूब। कंसीडर यूनिट सरफेस एरिया, यहाँ पे एक यूनिट सरफेस एरिया आप कंसीडर कर लें। चलो कर लिया। द नेट फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि यही यूनिट सरफेस एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है या फिर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय as a d bar. It is specific direction which is normal to the surface area under consider, hence it is vector field। कि ये एक surface area it is specific direction, क्योंकि उसकी एक specific direction है which is normal to the surface area। ये surface area के कंपेयर में as under consideration, hence it is vector quantity, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। कंसीडर अ स्फीयर which charge q place as its center। यानी कि एक स्फीयर है, there are no other charges present around, क्योंकि कोई अदर चार्जेस नहीं है। The total flux of distributes radially around the charge is a psi is equal to q। यानी कि एक स्फीयर है, उसके सेंटर में एक चार्ज क्यू रखा है और वहां से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और कोई चार्ज नहीं है उस सिस्टम में। तो उस स्फीयर में से बाहर निकलती ही फ्लक्स कितनी होगी, तो वो चार्ज क्यू जितनी होगी। तो दिस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक ही तरीके से वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट होगी। और साई मतलब टोटल फ्लक्स, एस मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और डी इज इक्वल टू साई बाई एस इन मैग्नीट्यूड। एस एस आई इज अ मेजर इन कूलम एस एस एंड एस स्क्वायर मीटर। द यूनिट ऑफ डी इज अ कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। This is also called displacement flux density और displacement density। इसे आप displacement flux density और displacement density भी बोल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसमें क्या किया गया है, सेम ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है, एक सरफेस एरिया दिखाया हुआ है, पॉइंट P दिखाया हुआ है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमें ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे। तो वो पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ढूंढनी है तो वो पूरे सरफेस एरिया में से उतना सरफेस एरिया हमें लेना पड़ेगा। यानी कि उसने सरफेस एरिया का छोटा सा भाग ds लिया हुआ है और छोटा उसमें से पास होता फ्लक्स छोटा सा होगा, यानी कि d साइड, यानी कि उसका विकलन किया हुआ है, विकलन यानी डिफरेंशिएशन किया हुआ है। और an क्या है, उसका वेक्टर
सॉरी, हाँ, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डिफरेंशियल सरफेस एरिया, और ds यानी डिफरेंशियल सरफेस एरिया, और डी साई टोटल फ्लक्स लाइन क्रॉस नॉर्मली थ्रू डिफरेंशियल सरफेस एरिया, यानी कि जो ये छोटा सा p पॉइंट पे डिफरेंशियल सरफेस एरिया है उसमें से ये निकल रहा है जितना उतना। अब 3.4 ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यूब, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, हमने इसका उदाहरण लिया है कि एक स्फीयर है, बीच में एक पॉइंट चार्ज है और वो अकेला ही है पूरी सिस्टम में। तो स्फीयर में से निकलता हुआ जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी होगी, तो टोटल फ्लक्स साइज अबाउट डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया S। अब टोटल फ्लक्स तो Q है क्योंकि यहाँ पे कोई और चार्ज है ही नहीं, और सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्फीयर का, ये होलो स्फीयर है यानी 4πr², उसका एरिया होता है। तो D इज इक्वल टू Q/4πr², और AR यानी कि रेडियस की दिशा में उसका क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस फॉर r from point charge plus q is a given by D is equal to Q/4πr² AR बार। अब जैसे मैंने आपको और फिगर से ही समझा दिया, वैसे आप भी अपनी भाषा में फिगर से ही ये सब कुछ समझा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इसी ही वर्ड्स का यूज करें। अब रिलेशन बिटवीन D एंड E यानी कि डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या अंतर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है इक्वेशन Q/4πr² ε0 AR कैप, और D/E अब हम करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें सबसे कॉमन जो चीज़ है Q/4πr² वो कट हो जाएगा और ε0 एज इट इज रहेगा, यानी तो D इज इक्वल टू ε0 E। तो D एंड E रिलेटेड थ्रू द परमिटिविटी, यानी कि डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दोनों से जुड़े हुए हैं परमिटिविटी के थ्रू। इफ द मीडियम इन विच चार्ज इज लोकेटेड इज अदर देन फ्री स्पेस हैविंग रिलेटिविटी परमिटिविटी एप्सिलॉन r, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा ε0 इंटू एप्सिलॉन r D इज इक्वल टू E एप्सिलॉन, यानी कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे आधारित होगा। अब फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, D एंड E बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड थ्रू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच द चार्ज इज लोकेटेड, जहाँ पे चार्ज रखेंगे वहाँ का मीडियम उस पर असर करेगा उन दोनों के रिलेशन में। थ्रू द रिलेशनशिप इज डिराइव्ड कंसीडरिंग अ पॉइंट चार्ज, द रिजल्ट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि यही रिलेशन सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आएगा। और द इलेक्ट्रिक फील्ड E due to any charge configuration is the function of the permittivity epsilon, while the electric flux density is not, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परमिटिविटी के आधार पर है, लेकिन जो डेंसिटी है वो नहीं, डेंसिटी उनसे इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे कि लाइन चार्जेस Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लाइन ρl dl, ये हमने आगे दूसरे या फिर पहले चैप्टर में भी देखा है कि क्यों ऐसा किया हुआ है। D इज इक्वल टू
क्यू बाई 4πr²। क्यू की जगह पे हम ऊपर 3.5.1 इक्वेशन डालेंगे तो इंटीग्रेशन रो एल डी एल डिवाइड बाई 4πr² ए। अब इसका इफ द लाइन चार्ज इज इंफिनिटी, मान लो लाइन चार्ज इंफिनिटी है, देन ई इज डिराइव एज रो एल बाई 2πε0 आर ए। तो डी इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे डी इज इक्वल टू ε0 ई। यहाँ पे दोनों की कीमत डाल के देखी तो ε0 है, यहाँ पे वो कट हो गया, तो इक्वेशन बचा रो एल बाई 2πr ओनली। सेम प्रोसेस इन सरफेस चार्ज, सेम प्रोसेस इन वॉल्यूम चार्ज। एग्जाम्पल हमें देखने नहीं है, अब हम देखेंगे गाउस लॉ। हाँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही देखते हैं। The electric flux passing through any closed surface is equal to total charge enclosed by the surface। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना पास होता है वो टोटल चार्ज के बराबर होता है। अब पहले यहाँ पे देख लेंगे, इट इज सीन एज अ क्यू emanates the flux psi which is equal to charge q। This is proved Faraday's experiment। Consider a sphere of a radius and a point charge plus q located at its center, then the total flux radiated outward passing through the total surface area of sphere is the same charge plus q which is enclosed by the sphere। अब हमने ये सब तो ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब हम देखेंगे नाउ रिप्लेस द पॉइंट चार्ज बाय लाइन चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज को लाइन चार्ज से रिप्लेस करेंगे। तो सच पोर्शन ऑफ द लाइन चार्ज enclosed by the sphere consists the same charge q as before। In case 2, the total flux radiating outward remaining the same q as a q which is charge on line enclosed by the sphere। Similarly, point charge apart line charge carrying plus q are move inside the sphere anywhere, still total flux radiating outward from the surface the स्फीयर रिमेन्स सेम। यानी कि एक स्फीयर में उसने अलग अलग जगह रख के देखा तो सभी जगह सेम उसे क्या मिला, और वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम मिला कि फिर भी रेडियली बाहर जो फ्लक्स आ रहा है वो सेम आ रहा है। स्फीयर में सेंटर नहीं और कहीं और रख के देख लिया लेकिन फिर भी बाहर आ रहा है, वो सेम ही आ रहा है। इसलिए स्टेटमेंट दिया गाउस ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा या फिर अंदर जा रहा होगा या बाहर आ रहा होगा, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। यानी कि वो सरफेस के अंदर जितना भी ये वो क्या है चार्ज होगा उतना सरफेस उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पासिंग के लिए कारण बनेगा उसका, बाकी का नहीं। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की है गाउस ने वो देखते हैं। कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप एज अ शोन इन फिगर। अब इरेगुलर शेप दिया गया है और बीच में क्लोज इंटीग्रल का सरफेस एरिया दिया गया है और उसके अंदर एक क्यू कूलम चार्ज रखा हुआ है। अब पी पॉइंट में देखते हैं कि किस तरफ से निकल रहा है। वहाँ का सरफेस एरिया को ds बोल दिया है, उसकी फ्लक्स डेंसिटी d बार है, वहाँ का सरफेस एरिया an है और उसके बीच का एंगल थीटा है।
डेंसिटी और यूनिट वेक्टर के बीच का। तो कैन बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ds is equal to ds an normal to surface ds at a point. The flux density at p is a d। अभी भी ये फिगर ही समझा रहे हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं, डी साई इज इक्वल टू डी एन डी एस। अब फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था कि टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय सरफेस एरिया। यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है उनको कर्ता बनाया गया है, यानी कि मेन इक्वेशन का मेन टर्म बनाया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो वो डेंसिटी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे डी एन डी एस लिखा गया है। डी एन क्या है, डी कोस थीटा, डी फाई इज इक्वल टू डी साई इज इक्वल टू डी कोस थीटा डी एस। अब ए डॉट बी कोस थीटा, मतलब आप देख सकते हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी होता है। वैसे ही दोनों वी कैन राइट डी 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 डॉट डी एस इज इक्वल टू डी एस कोस थीटा, यानी कि डी साई इज इक्वल टू डी डॉट डी एस होता है। अब उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये साइन है वो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस एरिया के लिए है, और अगर वो इंटीग्रेशन हुआ तो उस हिसाब से क्या है यहाँ पे दिया गया है कि वॉल्यूम के लिए रो वी डी वी होगा, वही सरफेस एरिया के लिए रो एस डी एस, और लाइन चार्ज के लिए रो एल डी एल। और अलग अलग मान लो चार्जेस हैं तो उनका प्लस करके एक इक्विवेलेंट बनाया जाएगा इज इक्वल टू क्यू। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था गाउस लॉ का। अब हम देखेंगे स्पेशल गाउसियन सरफेस। उसका पहला रूल है द सरफेस में बी इरेगुलर बट बी सफिशिएंट लार्ज सो एज टू बी इंक्लूड एंटायर चार्ज, कि वो इरेगुलर, उसका कोई आकार नहीं होगा लेकिन वो सभी चार्ज को कवर करेगा। द सरफेस मस्ट बी क्लोज, सरफेस हमेशा क्लोज होगी। एट ईच पॉइंट द सरफेस डी इज नॉर्मली टेंजेंशियल, कि सभी पॉइंट पे डी होगा, डेंसिटी वो टेंजेंशियल होगा, और डेंसिटी इज अ कांस्टेंट ओवर द सरफेस एट डी इज ए नॉर्मल, यानी कि डी उसकी क्या है होगी, मतलब एक ही उसका होगा, टेंजेंशियल होगा और कांस्टेंट होगा। लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, इट इज एप्लीकेबल टू सिमेट्रिकल प्रॉब्लम बट कैन नॉट बी applied to non-symmetrical problem. The problem is said to be symmetrical if D is a normal to Gaussian surface everywhere. हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि Gaussian surface symmetrical यानी कि कोई नड़ाकार है, स्फीयर है, उसके लिए काम आता है। अब अमीबा जैसे, क्या अमीबा ज़्यादा हो गया, मतलब कोई भी नॉन सिमेट्रिकल, मतलब जैसा भी आकार हो, कोई भी आकार के लिए वो क्या है, डी ये हर जगह सेम नहीं रहेगा, तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इट इज एप्लीकेबल ऑन गॉसियन सरफेस एंड नॉट ऑन नॉन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में ही ये एप्लीकेबल है, दूसरी कोई नहीं। इट कैन बी अप्लाइड ओनली इफ सरफेस एनक्लोज ऑफ द वॉल्यूम कंप्लीटली। ये अप्लाइड होता है ओनली एनक्लोज सरफेस के लिए, जो एनक्लोज ना हो उसके लिए किया। तो ये लिमिटेशंस हैं गॉस लॉ की। अब आगे देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ।